जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। आज ये महात्मा गांधी का जो चंपारण की कहानी है, ये पार्ट 5 जो अंतिम इनका पार्ट है। इसी पार्ट में मोहनदास करमचंद गांधी से ये महात्मा में इनका जीवन परिवर्तित हो जाता है और लोग इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानने लगते हैं। तो पार्ट 4 में हम लोग जो जाने कि महात्मा गांधी की एंट्री कैसे होती है चंपारण में और किस प्रकार इनको अंग्रेज़ सरकार के द्वारा फंसाया जाता है और इन पर झूठी मुकदमा दायर कर दी जाती है ताकि ये किसी तरह से चंपारण को ये छोड़ दे। अंग्रेज़ ने तो भरपूर कोशिश की कि किसी भी हालत में इनको चंपारण की धरती पर न रुकने दिया जाए और हर हालत में यहाँ से इनको हटा दिया जाए। पर गांधी जी तो सोच करके आए थे कि कुछ भी हो, अब तो चंपारण की समस्या को अंत करके ही जाना है। तो इस वजह से वो अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिज्ञा पे अटल थे, जिस वजह से वो जाने के मूड में तो थे नहीं और अंग्रेज़ सरकार हर हालत में चाह रही थी कि किसी भी तरह से गांधी जी को यहाँ से हटा दिया जाए। और जब 21 अप्रैल 1917 को जब इनको अदालत में पेशी की जाती है तो वहाँ के जो भी जज साहब होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तिरहुत के कमिश्नर, उनका और सारा प्लानिंग हो जाता है। और वो लोग तो चाह ही रहे थे, तिरहुत के कमिश्नर हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जज मोतिहारी के, वो उन लोगों का अपना आपसी प्लानिंग था कि हमको दिल्ली से ये आदेश मिल जाए कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर ले हम। पर उनको दिल्ली से आदेश मिल नहीं पा रही थी क्योंकि चेम्सफोर्ड का वो शासनकाल था। भारत का उस वक्त वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो दिल्ली में उस वक्त अंग्रेज़ सरकार की वहाँ से हुकूमत पूरे भारत में अपना वो हुकूमत को चला रहे थे। तो जब वो चेम्सफोर्ड के सामने ये प्रस्ताव दिया जाता है तिरहुत के कमिश्नर के द्वारा कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हम चाहते हैं, इस पर आप हमें आदेश करें, तो इस विषय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब साफ कहते हैं कि नहीं, गिरफ्तारी करना कोई आसान बात नहीं है। गिरफ्तारी करने के बाद जो हालात वहाँ चंपारण में ही नहीं बिगड़ेगी, पूरे भारत में इसका परिणाम अंग्रेज़ को भोगना पड़ जाएगा। तो इस वजह से लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब तिरहुत के कमिश्नर को, और तिरहुत के कमिश्नर जो होते हैं मोरसेट साहब, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैकॉक, जो मोतिहारी के उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उनको, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जज साहब को, जो डिविज़नल मजिस्ट्रेट्स होते हैं वहाँ के, तो वो उनको आदेश कहते हैं कि नहीं, जब हमें ऊपर से जब आदेश नहीं आया है तो आप फैसला कैसे दीजिएगा गिरफ्तारी का। तो इसलिए ये मजबूरी में उनको छोड़ने का जो है ये उन लोग का अपना डिसीजन होता है कि नहीं, जब दिल्ली से ही आदेश नहीं है उनको गिरफ्तार करने के, तो हम लोग कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जज साहब मजबूर हो जाते हैं और उनको रिहा करने का, बरी करने का निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब इनको महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इनकी गिरफ्तारी हम करते हैं तो चंपारण की हालात और बिगड़ जाएगी और जो सुधरने की बात हो तो वो सुधर भी नहीं जाएगी। हालांकि जब छोड़ने की बात आती है, अदालत से बरी करने की बात, तो ये इनके दिमाग में यही चल रहा था कि ठीक है, इनको तो केस से हम लोग बरी कर देते हैं और किसी नए मुकदमे में इनको फंसा देंगे और इन पर कोई दंगा करवा करके इन पर ये सारी बात को मढ़ दिया जाएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण में दंगा कराया और कोई वाद विवाद में इनको उलझा दिया जाएगा। सो अभी हालात ठीक नहीं है क्योंकि जन समर्थन काफ़ी उनके साथ खड़ी हुई थी। चंपारण के किसान का समर्थन बहुत तगड़ा था इनके साथ, इस वजह से वो किसी भी प्रकार से वो मामला को बिगड़ने नहीं देना चाह रही थी। तो ये सारी बात को सोचते हुए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या फिर जज साहब या फिर उनका जो भी सरकारी अधिकारी, ये साफ तौर पे बोले कि नहीं, इनको अभी फ़िलहाल बरी कर देने में ही अंग्रेज़ सरकार के लिए भलाई है। तो वो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद 21 तारीख को तो छोड़ दिया जाता है। तो चंपारण 2 भागों में अभी वर्तमान में है, एक तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, और उस वक्त चंपारण एक ही हुआ करते थे। तो महात्मा गांधी मोतिहारी के जो आसपास के जो भी खेत किसान थे, वो सारी समस्या को तो वो समझ चुके थे। अब वो चाह रहे थे कि यहाँ से जल्द हम बेतिया के लिए प्रस्थान करें, और इनका जो बाकी का टीम था वो टीम यहीं पे थे। कुछ टीम इनके साथ
बेतिया के लिए रवाना हो जाते हैं और बाकी टीम को यहीं पे कहते हैं कि आप यहाँ रह करके मोतिहारी के जितने भी गांव हैं उस इलाके में जाइए और उनका आप बयान दर्ज कीजिए। और अब हम जो है यहाँ से बेतिया जा रहे हैं, हम बेतिया जाने के बाद वहाँ पे जो भी किसान की समस्या है हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे और खुद उसे जानेंगे और सुनेंगे अपनी कानों से। तो ये इस चीज़ को समझने और जानने के लिए वो मोतिहारी से ट्रेन को पकड़ करके बेतिया के लिए रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद इनकी ट्रेन जब मोतिहारी से खुलती है बेतिया के लिए, तो बेतिया स्टेशन पहुंचने से पहले ही इनकी ट्रेन को रोक दी जाती है। कारण ये हो चुकी थी कि किसान इतने उत्सुक थे और इतने खुश थे उनके आने की खुशी में। हजारों की संख्या में किसान स्टेशन पर जमा हो चुके थे, जिसकी वजह से गाड़ी एंट्री नहीं कर पा रही थी स्टेशन पर। और फिर किसान को समझा बुझा करके स्टेशन से खाली कराई गई भीड़ को और फिर गाड़ी को स्टेशन पे पहुंचाया गया। स्टेशन पे आने के बाद गांधी जी जब उतरते हैं तो देखते हैं हजारों की संख्या में किसान उनके समर्थन में और उनके आने की खुशी में उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहते हैं। और फिर एक बग्गी बुलाई जाती है, क्योंकि उनको वहाँ बेतिया रेलवे स्टेशन से हजारीमल धर्मशाला एक वो वहाँ पे है बेतिया में ही स्टेशन के पास, तो वो वहाँ उनको जाना था। तो बग्गी लाई जाती है और बग्गी में इनको बैठाया जाता है। तो बग्गी में बैठाने के बाद फिर मुजफ्फरपुर में जो घटना इनके साथ हुई थी वही ये फिर एक बार वहाँ पे दोहरा दी गई। फिर घोड़ा को हटा करके वहाँ के किसान जो थे वो इस बग्गी को खींचने के लिए इतने व्याकुल थे और उनकी वो ये सोच रहे थे किस तरह से हम इनका स्वागत करें। बस वो चाहते थे कि इनका स्वागत हर हालत में जैसे भी हो हमें करनी है। तो इसलिए घोड़ा को हटा करके वो खुद खींचने लगते हैं। तो गांधी जी को ये जो दृश्य जो है ये उनको पसंद नहीं आती है और वो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो हम बग्गी से उतर जाएंगे और हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो किसान को जब ये बात कही जाती है तो किसान सुनते हैं और वो उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर घोड़ा को लगाया जाता है। पर जो वहाँ से 10 मिनट या आधा घंटा का जो भी सफ़र था, रास्ता था, वो 5 घंटा से भी ऊपर का उनको टाइम लग गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी पूरे रास्ते में कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इतना धीरे धीरे उनको ले जाया गया हजारीमल धर्मशाला, जहाँ पे उनका वो पहला ठिकाना हुआ बेतिया में। अब वहाँ वो रुकते हैं और वहाँ से फिर वो प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे कितने आसपास के जो भी गांव है उस गांव को हम भ्रमण करना है। अब भ्रमण करने के बाद सारी चीज़ को पता करना। तो टोटल गांव थे 2841, जिसमें से वो 850 गांव का वो बयान दर्ज कर लेते हैं किसानों का। और इनका मेन मकसद था जाना कि जा करके वो खेत को देखा जाए कि खेत में आखिर कौन सी फसल लगाई गई है, और किसान को बुला करके या फिर किसान के पास स्वयं जा करके ये पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, या फिर इससे क्या क्या आपको परेशानी हो रही। तो वो जो भी बात होती थी उन सारी बातों को एक डायरी में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट किया जाता था। और नोट करने के बाद ये फिर इनकी ये तैयारी थी ताकि जब वो किसान के सामने ये रिपोर्ट को रखे तो झूठा साबित ना हो। तो धर्मशाला में रुकने के बाद उनका एक गांव था बेतिया के पास ही, वो गांव मुरली भितिहरवा, उस गांव का ये दौरा करते हैं दूसरे दिन। और वो सोचते हैं कि अब चला जाए और गांव को घूमा जाए, गांव के किसान से मिला जाए और उस खेत को देखा जाए कि आखिर ये यहाँ की हालात कैसी है। तो इस विषय को जानने के लिए वो गांव का दौरा करने लगते हैं। तो जब मुरली भितिहरवा वो गांव पहुंचते हैं जहाँ पे ये राजकुमार शुक्ल का ये गांव हुआ करता था, तो उस गांव में जब जाते हैं तो इनका साफ़ सफाई से बहुत पुराना नाता था और ये चाहते थे कि हर चीज़ साफ़ सफाई हो और आदमी जितने से जितने मतलब साफ़ तरीके से रहें, स्वच्छ रहें। तो जब गांव घूमते हैं तो स्वच्छता का भी ये पैगाम देते हैं कि आप लोग स्वच्छ रहिए, साफ़ सुथरे रहिए और आसपास में जो भी गंदगी है उसे साफ़ तरीके से उसको साफ़ कीजिए, उसको गंदगी जमा मत होने दीजिए।
तो ये जो बात हो रही थी, तो इस चीज़ को देखते हुए उनके साथ उस वक्त कस्तूरबा गांधी भी आ चुकी थी, क्योंकि उनको भी बुलाया गया था सहयोग के लिए, क्योंकि बहुत सारी जब महिला गांव में थी तो उनसे डायरेक्ट इनका संवाद हो नहीं पाता था। तो गांधी जी इस चीज़ के लिए कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी उनको और उनका जो अपना एक लड़का था देवदास, उनको बुलाया गया सहयोग के लिए, क्योंकि उनको लगा कि चंपारण की जो भी समस्या है वो इतनी आसानी से और इतना कम समय में तो हो नहीं पाएगी कंप्लीट, तो उनको भी बुलाया जाए ताकि ये सहयोग कर सके यहाँ पर। तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जब साथ में जब उस गांव पहुंचते हैं मुरली भितिहरवा, तो एक महिला की तरफ इनका नज़र जाता है जो एक फटी पुरानी वो साड़ी पहनी हुई थी, और फटी पुरानी थी ही और बहुत ही वो साड़ी गंदी थी, जिस वजह से गांधी जी का ध्यान उस महिला की तरफ आकर्षित हुआ और खींचा गया। तो वो कस्तूरबा गांधी को बुला करके कहते हैं कि आप जाइए और इनसे पूछिए, इन महिला से, कि ये इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनी हुई है, कोई अच्छी साड़ी नहीं है इनके पास क्या। तो जब ये बात महात्मा गांधी कस्तूरबा जी को कहते हैं, तो वो फिर जा कर के उस महिला से पूछते हैं कि आपके पास कोई क्या दूसरी साड़ी नहीं है, आप इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनी हुई हैं, कोई साफ़ सुथरी साड़ी पहनिए आप। तो कस्तूरबा गांधी जब ये बात कहती हैं महिला से, तो वो महिला जो थी वो कस्तूरबा गांधी को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और ले जा कर के वो कहती हैं कि देखिए, मेरे पास कोई संदूक है क्या जिसमें हम बंद करके रखे हैं, हमारे पास न खाने के लिए कुछ है और न ही हमारे पास कोई वस्त्र है जो हम अपना तन को ढक सके। तो जब ये बात गांधी जी को जानकारी होती है कि ये गांव की इतनी दुर्दशा, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और यही मेन जो घटना है उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। और उसी घटना के कारण महात्मा गांधी अपने जीवन में कोट पैंट जो भी है वो चीज़ को त्याग करके सिर्फ एक धोती, जो अपने जीवन के अंतिम दिन तक सिर्फ एक धोती में ही, उसी धोती को पहनना, उसी धोती को अपने बदन पे लपेटना, वही उनकी पहचान रही। और यहीं से उनका जीवन में मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी में इनकी जीवन परिवर्तित हो जाती है। और फिर वो वहीं से कोट पैंट को छोड़ करके धोती को लेकर के अपने जीवन में पहचान बनाते हैं। और वहाँ की जब ये घटना घटती है, उसके बाद फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और किसान को वो घूम घूम करके हर जगह देखते हैं। तो बेतिया के जो भी इलाके हुआ करते थे उस वक्त, तो उस जगह वो गए, घूमे, देखे, और उसके बाद फिर वो नरकटियागंज पहुँचते हैं। नरकटियागंज में भी भितिहरवा गांव है एक आसपास में, तो वहाँ भी पहुँचते हैं। वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि किसान के खेत में नील ही नील, और न कहीं कोई धान, न कहीं गेहूँ, न कोई कुछ भी नहीं, कोई चीज़ की खेती, फसल जो है वो सिर्फ एक नील हुआ करती थी। क्योंकि अंग्रेज का ये मानना था कि नील की खेती उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ करती थी, और वो उनको काफ़ी इस चीज़ से मोटी रकम प्राप्त होती थी। तो वो चाह रहे थे कि नहीं, किसान के साथ कुछ भी हो, मरे जिए, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो जितनी जल्दी हो यहाँ से मोटी रकम कमा के निकल जाना। क्योंकि वो जान रहे थे कि आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा विद्रोह हमारे साथ यहाँ पे घटना घटने वाली है। तो इस चीज़ से वो पूरी तरह से जानकारी हो चुकी थी कि देर ही सवेर वो घटना घटने वाली है, तो जितनी जल्दी हो मोटी मुनाफा यहाँ से अपनी कमा करके निकल जाए। तो जब पहुँचते हैं, देखते हैं कि नील की खेती चारों तरफ। तो गांधी जी कहते हैं कि जितना हमने सुना उससे बढ़ कर के इस घटना को हम यहाँ देखें कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ के किसान के साथ अत्याचार और अन्याय। तो किसान अपना साफ तौर पे बयान दे रहे थे कि हम गांधी जी, हम इस खेती को नहीं करना चाहते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ ये उनकी मनमानी की वजह से हमें ये करनी पड़ रही है, हम कतई नहीं इस खेती से हम खुश हैं, ये खेती हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, और जब हम इसकी शिकायत करते हैं तो अंग्रेज़ अफसर से, तो वो हमारी शिकायत को सुनते नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएं। तो आप हमारी मदद कीजिए और हमें इस बंधन से मुक्त कीजिए, क्योंकि ये खेती हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। तो इसी बीच में जब ये सारा चीज़ चल रहा था
गांधी जी अपनी जांच प्रक्रिया चालू करके रखे थे। और उसी बीच में अंग्रेज अफसर और फ्रांसीसी कंपनी, ये फ्रांसीसी नहीं, ये यूरोपीय कंपनी जो पुर्तगाल के थे, तो यूरोपीय कंपनी मालिक और अंग्रेज के बीच में जब ये पहली बार जब चंपारण की धरती पर खेती करने के लिए आए तो एक डील के तहत आए थे कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई टकराव या कोई मुसीबत आती है तो अंग्रेज सरकार उससे सहायता करेगी, मदद करेगी। पर इस कंडीशन में जब वो देख रही थी कि हमें अंग्रेज सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है तो वो साफ तौर पर खफा होते हैं और ये यूरोपीय वासी उनके पास जा कर के अपना बयान दर्ज करते हैं कि आप और आपके और हमारे बीच में तो एक समझौता हुआ था, एक करारनामा हुई थी, तो आप अब इस बात से आप क्यों मुँह कर रहे हैं? गांधी जी इतनी तेज़ी से जांच कर रहे हैं और इस जांच का आपको भी तो मालूम है कि इसका क्या परिणाम होगा, तो आप हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं? इस जांच को क्यों नहीं बंद कर देते हैं और इस जांच पे आप रोक लगाइए। और आप हमारे और आपके बीच में जो समझौता हुई थी, क्या वो आप समझौते को भूल चुके हैं क्या? तो उस विषय पे अंग्रेज़ सरकार कुछ उनको आश्वासन या कुछ भी नहीं कहती, बोली कि ठीक है हम देख रहे हैं और घबराइए नहीं। पर अंग्रेज़ सरकार के लिए इतनी आसानी बात नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि हम गांधी जी का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अगर हम इनको विरोध करेंगे तो ये बात कहाँ तक हमें नुकसान पहुँचा सकती है, वो इस बात से भली भांति समझ चुके थे। और उस वक्त उनको वो यूरोपियों को कोई मदद नहीं करते, बोलते कि ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम एक सरकारी कमेटी गठित करते हैं। तो एक उस वक्त गांधी जी की जो हलचल थी, उस हलचल के बीच में वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के अफसर थे, तो वो डीएम साहब हैकॉक, जो चंपारण के उस वक्त डीएम साहब हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो एक कमेटी गठित कर देती है और गांधी जी को प्रस्ताव देती है कि ठीक है गांधी जी, तो एक सरकारी कमेटी गठित कर दी गई है, आप उसका सदस्य बन जाइए और दोनों मिल कर के हम लोग इसकी जांच करेंगे। तो गांधी जी सरकारी कमेटी का सदस्य बनने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हम अगर इस कमेटी के सदस्य बनेंगे तो फिर कोई ख़ास रिजल्ट तो निकलने वाली है नहीं। तो इस बात से कहते हैं कि नहीं, आपको अगर जांच करनी है तो आप कीजिए, हमें जो जांच करनी है वो हम करेंगे, आपको जो जांच करनी है वो आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो उस कमेटी का सदस्य बनने से साफ तौर पर इनकार कर जाते हैं। तो अंग्रेज़ सरकार के सामने एक और समस्या आ गई कि अब हम क्या करें, गांधी जी का अब खुल करके हम विरोध करते हैं, उसमें भी हमारी हार है, और अंग्रेज़ ये यूरोपीय वासी जो हैं जिसको हम बुलाए हैं नील की खेती करने के लिए, अगर इनकी हार होती है उसमें भी हमारी हार है। तो कहानी तो दोनों तरफ से भी हमारी हार है। गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं, उसमें भी परेशानी हो जाएगी। तो सारी चीज़ को वो पूरी तरह से वो समझ रहे थे कि कहानी का क्या होने वाला है परिणाम, अगर कोई भी हम कदम उठाते हैं इस कदम का क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, वो भली भांति समझ रहे थे। इसलिए करके वो चाह रहे थे कि हम अपने तरफ से कोई भी कदम को न उठाएं, और वो हर हालात पे बहुत तगड़ा नज़र बनाए हुए थे और वो देख रहे थे, समस्या को समझ रहे थे, जान रहे थे और स्थिति पर अपनी नज़र को बनाए हुए थे। और उस वक्त चंपारण की ऐसी हालत हो चुकी थी, इतने पॉपुलर वो जगह हो गए थे कि लोग जो जानते भी नहीं थे चंपारण का नाम, वो पूरे भारत में ये नाम को जानने लगे, इस जगह को पहचानने लगे कि यहाँ की बिहार में कोई चंपारण भी है, क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी जी पहुँच चुके थे। और महात्मा गांधी के पहुँचने के बाद वो आंदोलन में इतनी गजब का उबाल आने लगा था समय के साथ कि रोज़ देखा जाए तो रोज़ नए नए चेहरे, रोज़ एक नई आदमी आना चालू हो गया था। और उसके साथ एक ये समस्या थी कि एक पत्रकार का भी आना प्रारंभ हो गया था। रोज़ नए पत्रकार जो थे उस जगह आ रहे थे, उस जगह रोज़ नए पत्रकार आ रहे थे। और उसके बाद वो ये चीज़ था कि गांधी जी का पत्रकार का जो समर्थन गजब का था। तो पत्रकार जो थे, जितने भारतवर्ष के पत्रकार, वो इस चीज़ को बहुत तगड़ा
मतलब न्यूज़ बनाते थे और न्यूज़ बना करके वो छापना चालू कर दिए अपने पेपर में। पेपर में जब वो छापते थे तो पूरे भारत में इसकी न्यूज़ फैल जाती थी। तो इससे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता होते थे, दिग्गज नेता, वो इनकी एंट्री चंपारण में होने लगी। तो अंग्रेज़ के लिए ये बहुत बड़ा मतलब परेशानी का और सबक बनता गया। दिन प्रतिदिन ये समस्या इतनी तगड़ा मतलब लेने लगा सबके नज़र में। जो चंपारण की कहानी छुपी हुई थी उस वक्त उतनी हाईलाइटेड नहीं थी ये कहानी, जितनी ये महात्मा गांधी के आने के बाद ये हाईलाइट हो गई और ये पूरी तरह से सब जगह फैलते गई। महात्मा गांधी के आने के बाद पत्रकार लोग पहुंचने लगे, जितने भी इंडिया के पत्रकार थे वो पहुंचने लगे। पहुंचने के बाद वो फिर उस चीज़ को देखना चालू किए और गांधी जी का बयान रोज़ न्यूज़ में प्रकाशित करते थे। प्रकाशित करने के बाद ये फैलता गया, अंग्रेज़ अफसर के पास वो कहानी जाते गई और उसके बाद ये फिर नया न्यूज़ बनते गया। न्यूज़ बनने के बाद फिर इस तरह से आपको ये पूरी तरह से पूरे भारत में ये फैल गई। फैलने के बाद गांधी जी के समर्थन में लाखों की संख्या में पूरे भारत से इनकी एंट्री होने लगी। जब एंट्री होती है तो गांधी जी के समर्थन में सारे एकजुट। अब अंग्रेज़ सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी कि अब हम करें तो क्या करें। अब तो लगता है कि नील की खेती बंद करनी ही पड़ेगी। और नील प्लांटर के जो मालिक थे यूरोपीय वासी, उसमें और अंग्रेज़ सरकार में इस बात को लेकर के काफ़ी टकरार हो जाती है। टकरार होने के बाद दोनों में मतभेद हो जाती है और अंग्रेज़ सरकार तो बहुत चतुर थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष और अपनी फ़ायदा को वो समझते थे। इस वजह से वो चाह रहे थे कि नहीं, हमें तो भारत में शासन करना है, हमें तो भारत में राज करना है। अगर हम इस जगह पे यूरोपीय प्लांटर का समर्थन करते हैं तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। भारत में तो हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी और फिर अंग्रेज़ सरकार से नफ़रत तो ऐसे ही लोग कर रहे हैं और नफ़रत बढ़ जाएगी। इस वजह से वो ये सोच लिए थे कि नहीं, अब हमें यहाँ से नील प्लांटर को हटा ही देना है और यही उनका निर्णय होता है। और इस तरह से जो भी गांधी जी के द्वारा जो जांच की गई थी, जब वो जांच की रिपोर्ट गांधी जी अंग्रेज़ सरकार को सौंपते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साफ तौर पे इस जो भी जानकारी होती है, ये जानकारी तिरहुत के कमिश्नर जो होते हैं मोर्सेट साहब, उनको ये भेज दी जाती है। अब वो मोर्सेट साहब दिल्ली में चेम्सफोर्ड के दरबार में वो भेज दिया जाता है। तो वहाँ से साफ तौर पे ये आदेश होती है कि अब नील प्लांटर को कहिए कि अपनी बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधे और जहाँ जाना है चले जाएं, क्योंकि उनके चक्कर में अब हमें भारत से कहीं नहीं बोरिया बिस्तर बांधनी पड़ जाए। इस वजह से अपने जो पुराने सहयोगी, अपने पुराने मित्र जो थे, उस मित्र को वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी दोस्ती आपके साथ यहीं तक थी, अब हमारे और आपके बीच में कोई दोस्ती नहीं है। और ये दोस्ती वहीं तक उनकी थी और दोस्ती ख़त्म हो जाती है। और महात्मा गांधी की और वहाँ की किसान की इस प्रकार जीत होती है। जीत होने के बाद कृषि अधिनियम 1918 लास्ट में अंग्रेज़ सरकार के द्वारा पारित की जाती है और इसी कृषि अधिनियम के द्वारा नील की खेती उस धरती पर से हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला लिया जाता है और इस प्रकार नील की खेती हमेशा के लिए चंपारण की धरती पर से समाप्त कर दी जाती है। तो आज इस तरह से पार्ट 5 का हम लोग अंत कर रहे हैं और इस पार्ट 5 में हम आपको बताएं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी का रोल हुआ और किस प्रकार वो अंग्रेज़ मजबूर हो गए उस चंपारण की धरती पर से नील की खेती को ख़त्म करने के लिए। अगर वो नील की खेती ख़त्म नहीं करते तो शायद भारत से उनकी बोरिया बिस्तर को बांधना पड़ जाता। तो वो चाह रहे थे कि नहीं, हम अभी फ़िलहाल किसी आंदोलन में न पड़े, क्योंकि बार बार अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ तो ऐसे ही बुलंद हो रही थी और फिर से एक नई आवाज़ बुलंद हो करके एक नई मुसीबत में वो पड़ना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से
ये कहानी को वो सोच रहे थे कि नहीं, अब नील की खेती को ख़त्म करो, क्योंकि हमें लॉन्ग लाइफ भारत की धरती पर शासन करना है, राज करना है और यहाँ पे अपनी हुकूमत को बनाए रखनी है। तो इस वजह से वो बोले कि नहीं, लास्ट में महात्मा गांधी की बात को वो मानते हैं और किसान की जीत होती है और पूरी तरह से नील का खेती खत्म करने का अंग्रेज़ सरकार इसीलिए फ़ैसला करते हैं और अपने पुराने साथी को कहते हैं कि चले जाओ। तो चलिए, आप फिर एक बार नई कहानी के साथ हमारा और आपका मिलन होगा और जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।